हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल फ्लाई अबाउट विद जसकीरत। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं उसे वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बोला जाता है। फॉर 8 कंटिन्यूअस इयर्स इट हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 फॉर बीइंग द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री बाय द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बट क्या नर्सेज और मेडिकल स्टाफ जो वहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या वो उसको वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बोलेंगे? आई एम नॉट श्योर। मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड को प्रेज किया जाता है फॉर द वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, फॉर द स्टनिंग लैंडस्केप्स एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट बिहाइंड द बिजी हॉस्पिटल्स एंड द स्माइलिंग पेशेंट्स देयर इज अ स्टोरी जो शायद बहुत लोगों ने सुनी नहीं है। इन recent years, nurses in Finland have come to the streets not in celebration but in protest. Now, what went so wrong in the world's happiest country for nurses? मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ कि what has happened in the past 2-3 years for nurses in Finland. अगर सब सिचुएशन जानने के बाद किसी भी नर्स को लगता है yes this is a very big opportunity to land a job in Finland, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है, साथ में जॉब कैसे ढूंढेंगे और वीजा कैसे अप्लाई करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन फिनलैंड फ्रॉम अप्रैल 22 टिल अप्रैल 22 में 25,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहां पे स्ट्राइक पे चले गए, इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड नर्सेज। दे वर डिमांडिंग फॉर बेटर सैलरी, दे वर डिमांडिंग फॉर इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड इमीडिएट रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ शॉर्टेज। इसके रिस्पॉन्स में उनकी गवर्नमेंट ने एक सेटलमेंट प्रपोज किया, बट उनके यूनियन ने उसको डिनाई कर दिया। सितंबर 22 में फिनिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जिसको बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी एक्ट। अब इस एक्ट ये क्या कहता है? पहली चीज, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते अगर आप आईसीयू में काम करते हो, स्पेशली इन आईसीयू। नंबर 2, अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। सो दे वर फोर्सिंग द नर्सेज टू गेट बैक टू जॉब। सितंबर 22 में अराउंड 500 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने रिक्वेस्ट डाली कि उनका जो है राइट टू प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है उनका नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाए बिकॉज ऑफ द पेशेंट सेफ्टी एक्ट। अक्टूबर 22 में एक सेटलमेंट हो जाती है बिटवीन द नर्सेज एंड द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट उनको अराउंड 17% पे इंक्रीज करते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसमें यूनियंस ने डिमांड किया कि अभी भी ये एडिक्वेट रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है टू एड्रेस द स्टाफ शॉर्टेज। ड्यूरिंग द पीरियड 23 to 24 2023 और 2024 के अंदर काफी स्ट्राइक्स हुई फिनलैंड के अंदर, जिसमें 24 के स्टार्टिंग में एक स्ट्राइक होती है जिसमें 3 लाख वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, नॉट ओनली दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स आल्सो। मार्च 25 का एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, जिसमें मेंशन है कि जो उनकी यूनियन है, नर्सिंग की यूनियन, दे आर इन नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशंस एंड शॉर्टर आवर्स फॉर द नाइट शिफ्ट वर्कर्स। 2025 में अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई है वहां पे फ्रॉम द नर्सेज साइड, बट there has been articles which says that nursing shortage है फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड need around 31,000 practical nurses by 2040। फिनलैंड गवर्नमेंट ने शॉर्टेज को मीट करने के लिए उनका जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है, दैट इज फ्रॉम 2023 to 27, उन्होंने कुछ चेंजेस किए टू अट्रैक्ट द फॉरेन वर्कर्स। इमिग्रेशन प्रोसेस को भी इजी किया गया है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दिस द राइट टाइम टू मूव टू फिनलैंड? क्या फिनलैंड आपको जाने का प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछोगे, आई से यस एंड नो बोथ। इसका मतलब कि अगर आप एक नर्स हो और फिनलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत जाना। वाई? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं। उनकी गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कि आपको काम पे वापस जाना पड़ेगा वरना फाइन लगेंगे। उनकी यूनियन अभी भी डिस्कशंस कर रही है गवर्नमेंट के साथ वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए और शॉर्टेज को मीट करने के लिए। तो ऑलरेडी एक पर्सन जब बाहर जाने का प्लान करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सो व्हाई डू यू वांट कि फिनलैंड में एक ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों बढ़ाना चाहते हो? So it is better that you should not plan for Finland when you're looking as a registered nurse in any of the foreign countries. और अगर आप दूसरी साइड से देखो, फिनलैंड जाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है उन नर्सेस के लिए जिनको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। दे लुकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग की शॉर्टेज है। गवर्नमेंट बाहर से अपने फॉरेन नर्सेस को अट्रैक्ट कर रही है, टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम, इमिग्रेशन प्रोसेस ईजी कर रही है, पे रेस कर रही है। उन्होंने पहले भी किया था, आगे भी यूनियन के साथ डिस्कशन करके वो पे रेस करेंगे। आई नो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो नर्सेस को फोर्स कर रही है, बट ऐसे नर्सेज जो वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं फिनलैंड, जिनको अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि अगर वो जाके भी सेटल हो जाते हैं और यूनियन के साथ और नर्सेज के साथ वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, इन दैट केस आपको सैलरीज भी अच्छी मिलेंगी और गवर्नमेंट के साथ जो वो आपको रिफॉर्म्स लेके आएंगे उसमें आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। So let's start with the eligibility. If you have a BSc nursing degree, you have a better chance of getting selected as a registered nurse in Finland. So to match the EU standards, your education must include at least 3 years or 4,600 hours of combined theory and practice. So if your degree doesn't match the EU standards, then you're required to do either supplementary studies
an aptitude test, or a bridging program. So what about GNM degree? A GNM degree is not directly valid for applying as a registered nurse in Finland if you are from a non-EU country. However, you are not disqualified. You are required to take certain additional steps to become a nurse in Finland. So what are the options for a GNM student? I have discussed the same at the end of the video. So next step is the language requirement. You are required to have language proficiency in either Swedish or Finnish up to B2 level. Please note there are certain employers who prefer up to C1 level. Now where to learn this Finnish language? You have certain options. Number one could be there are certain apps like Duolingo who teaches Finnish language. Also you can register with one of the language institutes and learn this Finnish language up to B2 level. You are required to give BIKI test, which is the Finland's official language exam, to prove your language proficiency. So let's understand how the Finnish healthcare system works. If you want to work as a registered nurse in Finland, you need to apply with Valvira. Valvira is an organization that looks for the registration process of working as a nurse in Finland. Valvira assesses whether your education meets the EU standards or not. So next step is how to apply to Valvira. आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कोलेक्ट करने होते हैं. प्लीज नोट डाउन किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है. इनके जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हुए हैं थोड़े से मुश्किल है अरेंज करना. सो प्लीज ध्यान से समझना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है. नंबर 1, इट इज द एप्लीकेशन फॉर्म. उनकी वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपको डाउनलोड करके भर के साइन करके रखना है. Number 2 is the valid passport, degree certificate and the official email ID and mailing address of your educational institute ये आपको provide करना. Number 4 is certificate of good standing. Number 5 is language certificate. 6th is transcript of records, your academic transcript. 7th point is आपका free form consent. Valvira एक तरीके से आपसे consent form साइन कराती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक अलग अथॉरिटी को दिए जाएंगे ताकि आपकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना वो लोग एक एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इसके ऊपर. नाउ प्लीज नोट डाउन, ये जो 8th पॉइंट है थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको क्या करना है क्या नहीं करना है एक बार अच्छे से समझ लेना. It says that detailed report from your nursing school. It must list down the subjects you studied, hours of theory and practice and what you did during the clinical training. ये आपको अपने जो नर्सिंग स्कूल है उनसे प्रोवाइड करना है कि ये सारी चीजें इन डिटेल. 9th is the work experience certificate and 10th point is a certificate of any supplementary professional training and continuing education अगर आप कोई कर रहे हो तो. And last is all these documents must be translated into either Finnish, Swedish or English. That is very important. अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सर्टिफाइड कराना है. इंडिया में अगर आप करवा रहे हो तो किसी नोटरी से आपको इन सबको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा. दैट इज अ रिक्वायरमेंट. जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था उसको डाउनलोड करके पूरा भरना होगा, साइन करना होगा. उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपीज के साथ आपको एक रजिस्टर्ड एड्रेस पे उनके पोस्ट करना है. जो आप अभी एड्रेस स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और वेट करना पड़ेगा कि वो आपको रिजल्ट देंगे. जो उनकी वेबसाइट पे टाइमलाइन मेंशन्ड है फॉर गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ दिस आपकी एप्लीकेशन, इट इज 4 months. आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है. तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करके वेट करना होगा. इसके बाद यू नीड टू वेट फॉर द डिसीजन. उनका जो डिसीजन आएगा वो या तो फिनिश या स्वीडिश में एक डिसीजन लेटर मिलेगा और साथ में एक उनका इनवॉइस आता है फॉर द एप्लीकेशन फीस कि जितनी भी आपकी एप्लीकेशन फीस वो बोलेंगे वो आपको पे करनी है. अब अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं इसमें 3-4 टाइप की एप्लीकेशन फीस हो सकती है जो वो आपसे ले सकते हैं. लेट्स डिस्कस द फीस जो आपको पे करनी होगी इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए. इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तब आपको कोई फीस पे नहीं करनी है. जब वो आपको रिजल्ट देंगे कि भाई 4 महीने बाद 5 महीने बाद कि आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या रहा, एक्सेप्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, उस टाइम पे वो आपको इनवॉइस भेजेंगे और आपको बोला जाएगा कि आपको फीस पे करनी है. कौन कौन सी फीस के पार्ट हैं, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. नंबर 1 इज एक्सपर्ट ओपिनियन फीस. अगर आपकी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी आपके एप्लीकेशन के लिए कि उन्होंने बाहर से किसी से पूछा है कि ये डिग्री को हम रिकॉग्नाइज करें या ना करें, उसकी फीस रेंज करती है फ्रॉम 200 यूरोस टू 600 यूरोस के बीच में. वो एक्सपर्ट ओपिनियन फी होती है. उसका इनवॉइस आपको जब वो रिजल्ट देंगे उसके साथ मिलेगा. सेकेंड फीस जो हो सकती है विच कुड बी अ डिसीजन रिक्वायरिंग सप्लीमेंट्री फीस, समवेयर अराउंड 520 यूरोस की फीस होती है कि अगर आपकी एप्लीकेशन को सप्लीमेंट्री स्टडीज की जरूरत है उसका डिसीजन के लिए वो आपसे फीस चार्ज करेंगे विच इज 520 यूरोस. अनदर फीस जो आपकी लग सकती है एज एन इनवॉइस दैट दे कैन सेंड यू इज लीगलाइजेशन फीस आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सप्लीमेंट्री स्टडीज. वो जो फीस होती है इट इज समवेयर अराउंड 870 यूरोस की वो आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस देंगे. जब आपने सप्लीमेंट्री स्टडी कंप्लीट कर ली है तो उसको लीगलाइज करने के लिए, राइट टू प्रैक्टिस देने के लिए वो आपसे फीस चार्ज करते हैं. एंड लास्ट फीस विच कुड बी लीगलाइजेशन फीस विदाउट एनी सप्लीमेंट्री स्टडीज. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई सप्लीमेंट्री स्टडीज नहीं इन्वॉल्व है और आपको राइट टू प्रैक्टिस देना है तो वो आपसे 1390 यूरोस चार्ज करेंगे और उसका इनवॉइस आपको
भेजेंगे रिजल्ट के साथ। तो जब बलवीरा आपको डिसीजन देगा, इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज फुल रिकॉग्निशन। उन्होंने मैच किया आपके एजुकेशन को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ और उनको लगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो फुल्ली मैच करती है। नाउ यू डिजर्व द राइट टू प्रैक्टिस, तो इसको आपको लाइसेंस वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड कुड बी कंडीशनल रिकॉग्निशन। उन्होंने फील किया कि आपकी जो एजुकेशन है इट इज पार्शियल रिकॉग्निशन उसको मिलेगा, और उस केस में वो आपको सप्लीमेंट्री स्टडीज बोलेंगे। आपके पास आपको बताया जाएगा कि या तो आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट दो या फिर आप कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम करो, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट वो आपको बताएंगे, वो आपको कंप्लीट करनी। थर्ड रिजल्ट कुड बी दैट दे कैन आस्क फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कोई आपको सप्लीमेंट्री स्टडीज का नहीं बोला, बट उन्होंने बोला जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ये मुझे इनकम्प्लीट लग रहे हैं, ठीक है, या फिर ये प्रॉपरली आपने भेजे नहीं है। किसी भी तरीके से वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। चौथा आउटकम हो सकता है विच कुड बी रिजेक्शन। भाई वो कुछ भी रीजन दे सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनवेरीफाइबल हैं, आपकी जो क्लिनिकल जो रिक्वायरमेंट थी दैट इज नॉट कंप्लीट। आपने जीएनएम से अप्लाई किया तो मे बी वो उससे रिजेक्ट कर दें। सो रिजेक्शन हो सकता है इसलिए क्योंकि आपका जो एजुकेशन है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट नहीं किया, और कुड बी अनदर रीजन जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्शन दे सकते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए। सो हो सकता है आपने एज ए जीएनएम अप्लाई किया था, उस केस में आपके पास ऑप्शन है, वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप एक ब्रिजिंग प्रोग्राम कर सकते हो या फिर अपने क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, जब उनका डिसीजन आता है फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज में, साथ में उनका इनवॉइस भी आएगा। उसमें एक चीज जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, विच इज सारा एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद, डिसीजन आने के बाद, तो वो आपसे फीस मांग रहे हैं। सो लेट्स से आपका अगर एक्सेप्टेंस आता है तो आपको जो फीस बोली जाएगी, जो 4 फीस मैंने बताई उसमें से कोई भी फीस आपको बोली जाएगी तो वो आप पे करोगे, राइट। अगर आपका कंडीशनल रिकॉग्निशन आता है कि भाई आपको सप्लीमेंट्री स्टडीज करनी है तब भी आप पे करोगे। आपको बोला जाता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पे करोगे ताकि अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड कर सको। बट व्हाट इफ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आप कहते हो कि नहीं, अब मेरी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो चुकी है, सो व्हाई शुड आई पे दिस फीस नाउ। अगर उन्होंने आपको 200 से 600 यूरो के बीच में एक्सपर्ट ओपिनियन की फीस भेज दी और बोला कि ये रिजेक्शन है, हमने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, हमने ये एक्सपर्ट ओपिनियन ली थी, ये 400 यूरो आपका इनवॉइस है और आप इसको पे करो, और आपने बोला क्योंकि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है और मुझे पता है इनका डिसीजन, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं किसी और कंट्री में अप्लाई करूंगा, आई डोंट नीड टू पे दिस फीस। सो क्वेश्चन इज, कैन यू डू दैट? अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद अगर आप बलवीरा को फीस नहीं पे करते तो उससे क्या होगा, ये जो अनपेड अमाउंट है एक डेट कलेक्शन एजेंसी के पास चला जाएगा, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे इंपैक्ट करेगा अगर आप फ्यूचर में किसी अदर यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। इन फ्यूचर यू माइट फेस प्रॉब्लम्स इन अप्लाइंग फॉर एनी रेजिडेंस परमिट, इन एनी वर्क परमिट फॉर एनी अदर यूरोपियन कंट्री। इट मीन्स दैट अगर आपकी अनरिजॉल्व्ड फीस है, इट माइट क्रिएट अ रेड फ्लैग अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करोगे, और हो सकता है फ्यूचर में आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी और यूरोपियन कंट्री की रिजेक्ट भी हो। सो मैं तो इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रिजेक्शन भी मिलता है आपकी फिनलैंड की एप्लीकेशन के लिए, और अगर उन्होंने आपको कोई इनवॉइस भेजा है उसको क्लियर कर लेना, ये ना आपको फ्यूचर में उस रीजन की वजह से कोई और कंट्री में भी जाने का ऑप्शन ना हो। बात करते हैं कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फुल्ली रिकॉग्नाइज हो जाती है, उस केस में क्या होगा, आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलेगा, एंड यू विल बी एंटाइटल्ड टू यूज द वर्ड रजिस्ट्रेशन नर्स इन फिनलैंड। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड जॉब इन फिनलैंड। यू हैव वेरियस ऑप्शंस, आई कैन गिव यू सर्टेन लिंक्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर जॉब। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नर्स का लाइसेंस मिल जाता है, आप एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो, पहली चीज। दूसरा, वहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स में आप अप्लाई करो उनकी वेबसाइट पे जाके, दैट विल बी अ बेटर प्रोसेस जहाँ पे आप जल्दी जॉब ढूंढ पाओगे एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ जॉब पोर्टल्स के लिए वेट करोगे। यहाँ पे एक सजेशन रहेगा, अगर आप फिनलैंड में एंटर करने का प्लान कर रहे हो, लुक फॉर रूरल एरियाज या फिर जहाँ पे एल्डरली होम्स होते हैं वहाँ पे पहले अप्लाई करो, सो दैट यू एंटर इन फिनलैंड, जॉब मिल जाए, स्पॉन्सरशिप मिल जाए, उसके बाद यू कैन कम बैक, मे बी 1 साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस लेके यू कैन शिफ्ट टू अ पब्लिक और अ प्राइवेट हॉस्पिटल। जब आपको जॉब मिल जाती है, यू गेट अ जॉब ऑफर, यू गेट अ स्पॉन्सर, इन दैट केस आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, प्लीज नोट डाउन। नंबर 1 इज द जॉब ऑफर, नंबर 2 इज प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस, नंबर 3 इज द वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कि आप वहाँ का रहने वाले हो, proof of sufficient funds that you need to show, health insurance and completed residence permit application form। ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको नियरेस्ट एम्बेसी में अप्लाई करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके एक अपॉइंटमेंट लेनी है और बायोमेट्रिक वगैरह कंप्लीट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है। प्लीज नोट, ये जो आप
एप्लीकेशन डालने वाले हो फॉर द रेजिडेंस परमिट, इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट होने के बाद। सो वंस यू गेट योर रेजिडेंस परमिट यू कैन ट्रैवल टू फिनलैंड एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि अगर वो रजिस्टर्ड नर्स की तरह अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज यू कैन डू अ ब्रिजिंग प्रोग्राम। ब्रिजिंग प्रोग्राम वहाँ की किसी यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जैसे कि मेट्रोपोलियम, TAMK एंड लैब US। आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और ब्रिजिंग प्रोग्राम कर सकते हो। यूजुअली ये जो ब्रिजिंग प्रोग्राम्स होते हैं 1 से 1.5 साल के होते हैं। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें पहली क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड हैव अ कंप्लीटेड GNM डिग्री। नंबर 2 इज वर्क एक्सपीरियंस। कभी कभी ये लोग आपसे मांगते हैं। फिनिश लैंग्वेज इट मस्ट बी अप टू B1 और B2 डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू आर अप्लाइंग। एंड पासिंग एन एंट्रेंस एग्जाम, हो सकता है आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हो यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए या फिर कोई इंटरव्यू भी हो। कंप्लीटिंग योर ब्रिजिंग प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इसके बाद वलवीरा में अप्लाई करो, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड विल बी हाई। सो सेकंड ऑप्शन इज दैट यू कैन डू बैचलर ऑफ नर्सिंग इन फिनलैंड। अब इसमें क्या है कि आपको 3.5 साल की वहाँ पे डिग्री अटेन करनी पड़ेगी टू वर्क एज अ नर्स इन फिनलैंड। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जो पूरा कोर्स है वो इंग्लिश में भी ऑफर करती हैं, कुछ फिनिश या स्वीडिश में होता है, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो इंग्लिश में भी आपको ऑफर करती है। प्लीज नोट, जो आप ये बैचलर ऑफ नर्सिंग करने का प्लान कर रहे हो इट कुड बी एक्सपेंसिव ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। ऑल्सो आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा इसके। थर्ड ऑप्शन इज कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, ना आप ऑप्शन 1 चाहते हो ना आप ऑप्शन 2 चाहते हो, इन दैट केस यू कैन वर्क एज अ प्रैक्टिकल नर्स इन फिनलैंड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें रिकॉग्निशन जो है वो किसी और एजेंसी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिकल नर्स बनने के लिए, बट Finnish language आना is mandatory. Okay guys, thank you so much for watching the video. If you like this video, please hit the like button. Subscribe the channel अगर आपको पूरा content अच्छा लगता है. I'll be posting more videos about the nurses in different countries and work visa and study requirements. So अगर आपको किसी भी चीज़ से related कुछ भी query है या आपको एक particular topic से related video चाहिए, please put a comment in any of the videos. मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो video आपको provide करूँ. Thank you so much and take care.